नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th के लिए को करिकुलर पेपर या कह लीजिए कंपलसरी पेपर जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आने के जिनके चांसेस अधिक से अधिक हैं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों के स्क्रीन पर, यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। ए ऑप्शन दिया गया है 1000 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन दिया गया है 1500 वर्ग मीटर, सी ऑप्शन दिया गया है 2500 वर्ग मीटर और डी ऑप्शन दिया गया है 2000 वर्ग मीटर। आइए साथियों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कोई एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई जो साथियों दी गई है वो 50 मीटर दी गई है और जो चौड़ाई दी गई है वो 30 मीटर दी गई है। अब आप सभी लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल होगा, चूंकि मैदान जो है वो आयताकार है इसलिए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वही वाला फार्मूला यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई देख लीजिए, लंबाई यहाँ पे 50 मीटर दिया गया है तो 50 गुणे और चौड़ाई यहाँ पे 30 मीटर दिया गया है तो 30 कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 और 2 जीरो लगा देंगे तो यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका 1500 वर्ग मीटर। विकल्प संख्या बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। चूंकि रीजनिंग है और आपके सिलेबस में ब्लड रिलेशन दिया गया है, रक्त संबंध दिया गया है। अब रक्त संबंध पर आधारित यहां पर देखिए प्रश्न लिया गया है, किसी व्यक्ति का अपने पिता के भाई से क्या संबंध है। मान लीजिए यह व्यक्ति ए है, इन व्यक्ति ए के पिताजी बी हैं, बी के पिताजी बी जो है इनके भाई सी साहब हैं। तो ये जो व्यक्ति ए है इनका सी से क्या संबंध होगा, तो चाचा का संबंध होगा। विकल्प संख्या यहां पर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे राम है, राम के पिताजी के जो भाई होंगे वो क्या कहलाएंगे, राम के चाचा कहलाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी साथियों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। रमेश है, अजय से लंबा है। रमेश अजय से लंबा है और अजय सुरेश से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है इन तीनों व्यक्तियों में से। तो देखिएगा रमेश जो है ये अजय से लंबे हैं और अजय से लंबे कौन है, अजय जो है ये सुरेश से लंबे हैं। तो ऐसा समझिए यानी कि यहाँ पे रमेश से लंबा कोई व्यक्ति नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर यहां पे ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। गाय है बछड़ा तो बकरी होगा किसका, है ना। देखिए गाय का जब बच्चा होता है तो बछड़ा या ठीक है बछिया होती है, तो राइट आंसर देखिए इसके लिए यहाँ पे बछड़ा हो गया। इसी तरह से जब बकरी के बच्चा होगा तो क्या कहेंगे आप सभी का ऑप्शन डी हो जाएगा, मेमना कहेंगे। विकल्प संख्या यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कैलेंडर से लिया गया है। कैलेंडर आप लोग जानते हैं, यदि परसों शुक्रवार था तो आने वाली परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि संडे से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो सही बात है भाई, शुक्रवार था, फ्राइडे, सैटरडे और संडे होता है। अब इसके बाद आने वाले परसों का तीसरा दिन, तो यानी बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो राइट आंसर यहां पे आपका बी हो जाएगा, शुक्रवार क्या हो जाएगा, तीसरा दिन हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। कोडिंग और डिकोडिंग में कोडिंग शब्द का तात्पर्य है, तो यहां पे कोडिंग शब्द का तात्पर्य है डेटा का दूसरे प्रारूप में अनुवाद करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। चलिए साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी साथियों के स्क्रीन पर। यहां पे आपसे पूछा गया है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। कोई एक स्क्वायर दिया गया है, उसकी एक साइड की जो लेंथ दी गई है वो 18 सेंटीमीटर दी गई है और इतना देने के बाद में आपसे पूछा गया है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हाई है देखिए एक वर्ग है,
इसमें जो है जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो साइड होगा सारी की सारी साइडें इक्वल होंगी, आप लोग जानते हैं स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें अब वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला आता है वो आपका आता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी भुजा गुणे भुजा, या फिर कह लीजिए भुजा का स्क्वायर। क्या कह लीजिए साथियों, दी गई भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए 18 का स्क्वायर करते हैं। तो 18 18 जो हम स्क्वायर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 324। तो यहां पे राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी साथियों के स्क्रीन पर, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। दोबारा से एक वर्ग दिया गया है और उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो उसका परिमाप बताना है, उसका परिमाप क्या होगा। तो चलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या फिर वर्ग का परिमाप जब देखते हैं तो इसके लिए फार्मूला जो इस्तेमाल में आता है वो 4 गुणे भुजा होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो साइड इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड। तो साइड बराबर 6 सेंटीमीटर है और जब 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका क्या हो जाएगा आपका 24। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी। अब आप में से कुछ साथी कहेंगे कि यहां पे भैया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, चूंकि जो परिमाप की इकाई होती है पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, स्क्वायर मीटर आदि में मापा जाता है। जबकि सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें, किलोमीटर स्क्वायर की बात करें, मीटर स्क्वायर की बात करें, ये है ना, तो इस प्रकार का जब आप यूनिट देखेंगे तब वहां पर एरिया लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। इसलिए यहां पे प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ परिमाप पूछा गया था। तो परिमाप के तौर पे विकल्प बी आपका 24 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां पे दिया गया है एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब चलिए भाई एक आयत का हम निर्माण कर देते हैं। अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर एक आयत हमने बना दिया। अब इस आयत का जो लंबाई दिया गया है, लेंथ जो दिया गया है, ठीक है, तो ये कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है और चौड़ाई जो दिया गया है साथियों वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल होगा। अब यहां पे दोबारा से आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो सभी लोग जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, वो L इंटू बी होता है। L से क्या कहेंगे लेंथ और B से क्या कहेंगे ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणे जब चौड़ाई आप कर देते हैं तब आप किसी आयत का क्षेत्रफल प्राप्त कर ले जाते हैं। तो 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 8 गुणे जब 5 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 40 प्राप्त होगा। 8 पंचे 40 होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है साथियों। सेंटीमीटर का इस्तेमाल कहां होगा, जहां पे पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस मापा जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज कहां होगा, जहां पे एरिया मापा जाएगा। तो यहां पे एरिया मापा गया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 है। यदि 3 पुस्तकों का मूल्य $1.5 है या $1.5 है तो 6 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, इन्होंने 3 पुस्तकें खरीदी, इनको $1.5 देने पड़े। अब इन्हीं राम को क्या करना है, 6 पुस्तकों को खरीदना है, तो कितने डॉलर खर्चने पड़ेंगे। तो जैसा कि देखिए 3 पुस्तकों का जो मूल्य है ये समतुल्य है किसके, $1.5 के। इसी तरह से जब 6 पुस्तकों का जो मूल्य होगा वो समतुल्य होगा किसके, तो ये यूनिटरी मेथड होता है, एकक नियम होता है सॉल्व करने का। तो एकक नियम से जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे यहां पे जो ऊपर की गिनती है वो नीचे आ जाती है और नीचे वाली गिनती ऊपर चली जाती है, और ये जो बगलिया वाली गिनतियां है ये क्या करके बगल में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो जब इस समीकरण को आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है ऑप्शन नंबर सी $3 खर्च करना पड़ेगा। भाई 3 किताबियां खरीदा वो $1.5 में, तो 6 किताब कितने में खरीदेगा, $3 में खरीदेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे पूछा गया है लॉजिकल वेन डायग्राम का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो क्या है, एम क्या है। तो लॉजिकल वेन डायग्राम जो होते हैं, तार्किक वेन आरेख जो होते हैं, ये श्रेणियों के बीच तार्किक संबंध दिखाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसलिए आपका यहां पर सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। तार्किक वेन डायग्राम या कहिए तार्किक वेन आरेख या कहिए लॉजिकल वेन डायग्राम में उपयोग किए जा सकने वाले वृत्तों की अधिकतम संख्या। अब आप लोग एक बात रखिएगा याद कि कहते हैं वृत्त और कहते हैं गोला।
तो वृत्त और गोले में क्या है, डायमेंशन में फर्क है। तो वृत्त कैसी स्ट्रक्चर है, कैसी संरचना है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2D वाली संरचना है, 2D वाली संरचना है। जबकि जब गोले की बात करेंगे, स्फीयर की बात करेंगे, तो स्फीयर क्या है, वो 3D स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2D स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सर्कल, इसी की बात की गई है। तो इसमें अधिकतम जो गोलों की संख्या हो सकती है वो 4 गोलों को इस्तेमाल में लाया जाता है। विकल्प संख्या यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 है, एक घन में कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं। तो घन की जब हम बात करते हैं तो घन में लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई है ना, जो होता है सब बराबर होता है। देखिए आप लोग जब 6 में पढ़ते थे, कुछ बच्चे इस तरह से बनाते थे तो कहते थे कि देखो हम ऐसा बना ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी बनाइए घन, है ना। ये चूंकि मोबाइल स्क्रीन है तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, आप कॉपी में जब पटरी की सहायता से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो इसमें कितने फलक होते हैं, तो एक नीचे से एक ऊपर से, इस तरह से जब आप काउंट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6। राइट आंसर आप सभी का विकल्प संख्या 6 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यदि कोनों की बात करें, वर्टेक्स की बात करें, तो वर्टेक्स के रूप में 8 इस्तेमाल होता है, 8 कोने होते हैं। और किनारों की बात करें तो किनारों के रूप में 12 किनारे आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन घन की विशेषता नहीं है, माने क्यूब की प्रॉपर्टी नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब, इनमें से कौन सी एक घन की विशेषता नहीं है। तो घन में आप सभी लोग जानते हैं कि घन के विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, वो समान लंबाई के होते हैं, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। घन के जितने कोण होते हैं, एंगल होते हैं, वो राइट एंगल होते हैं, यह भी आपका गलत हो जाएगा। सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है घन में वो सभी के समान होती है, यह भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां होगा सभी फलक आयत होंगे। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, तो यह गलत आप काहे बता रहे हैं, ये सही है, लेकिन प्रश्नगत जो विकल्प है ये प्रश्नगत विकल्प के अनुसार गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेषता नहीं है पूछा गया है तो सभी फलक आयत होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। वही कृष्ण प्रेमानंद महाराज, ये क्या हुआ समझ लीजिए ऐसे। चलिए साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जटिल डिजाइनों को कागज में काटने की कला को क्या कहते हैं। तो जब हम जटिल डिजाइनों को कागज में काटने का प्रयास करते हैं तो वो प्रयास करना क्या कहलाता है, एक कला होता है। तो वो कला क्या कहलाएगा, पेपर कटिंग कहलाएगा। आपने देखा होगा जब आप 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ते थे तो आपके विद्यालय में आर्ट पेपर से सब कुछ बनाने वाले देखिए आते थे स्कूल में दिखाने के लिए, है ना। तो वो पेपर कटिंग का इस्तेमाल करके सब जटिल डिजाइन बना देते थे लोग। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, पेपर फोल्डिंग में माउंटेन फोल्ड क्या कहलाता है। अब चलिए आपको हम समझाते हैं एक डायग्राम के थ्रू। यहां पर देखिए मैंने क्या बना दिया, एक पेपर बना दिया, पन्ना बना दिया। अब ये पन्ना क्या कर दिया गया है, फोल्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया साथियों, फोल्ड कर दिया गया है ना। ये देखिए इस तरह से मोड़ दिए। अब उसके बाद में ये जो पन्ना है इसको लोग इस तरह से भी मोड़ देते हैं, देखिए इस तरह से भी मोड़ देते हैं। पेपर तो सीधा था लेकिन मोड़ करके देखिए यहाँ ऐसे ले आए तो ये एक माउंटेन तरह से बन गया, चोटी के तरह से बन गया। तो ये क्या दर्शाएगा, एक ऊपर की ओर चोटी दर्शाएगा, यानी कि आपको एक क्या कर रहा है, पीक की तरह दिखा रहा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, कागज की एक शीट को बिना काटे या चिपकाए 3D ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहली बात समझिए कि जब हम कागज का कोई वस्तु बनाते हैं तो वो 3D में होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो मॉडल के रूप में समझिए तो आपका मॉड्यूलर ओरिगेमी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक बात समझिए कि बिना काटे या चिपकाए, जैसे जब लड़का क्लास 5 में पढ़ता है, 6 में पढ़ता है, 2nd, 3rd बल्कि इवन 1st के बच्चे जानते हैं कागज की नाव कैसे बनाई जाएगी। तो जो बच्चे कागज की नाव बनाते हैं, बोट बनाते हैं, वो पनिया में तैराते हैं जब, तो उसमें वो कट पिट नहीं करते हैं कागज को, ना तो बिना कागज को काटते भी नहीं है और कागज में किसी प्रकार का गोद का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बिना काटे बिना चिपकाए वो नाव बना दिए, यही आपका मॉड्यूलर ओरिगेमी हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कार्यवाही प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो निरंतर सुधार करना कार्यवाही प्रक्रिया का अंतिम चरण है। विकल्प संख्या डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया, क्रिटिकल रीजनिंग का उद्देश्य क्या है। तो क्रिटिकल रीजनिंग का उद्देश्य है तर्कों में खामियों की पहचान करना। विकल्प इस प्रश्न के लिए आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर का, पैपेल पिकाडो का तात्पर्य
तात्पर्य क्या है, किससे है? तो पैपल पिकाडो का जो तात्पर्य है वो मैक्सिकन पेपर कटिंग से है। तो जहां भी आप लोग देखिए मैक्सिकन पेपर कटिंग, वहां पे हचाक से लगा दीजिए पैपल पिकाडो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न, उस केंद्रीय रेखा या बिंदु को क्या कहते हैं जिसके चारों ओर कागज मोड़ा जाता है? तो क्या कहते हैं साथियों? यहां पे आप बहुत लोग गलती करेंगे, सेंटर लाइन लगाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रीज लाइन कहा जाता है, क्रीज रेखा कही जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, यहां पे पूछा गया कौन सा प्रसिद्ध जापानी ओरिगैमी कलाकार, ओरिगैमी कलाकार होने का मतलब कि कागज से गुलदस्ता बना देने वाला कलाकार, कागज से नाव बना देने वाला कलाकार, कागज से लालटेन बना देने वाला कलाकार, कागज से बेड बिस्तरा इत्यादि बना देने वाला कलाकार। ऐसे कलाकार है ना जो कागज के इस्तेमाल से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओरिगैमी के कलाकार कहलाते हैं। तो अपनी जटिल और जीवंत, अब जीवंत से समझिए, मैंने जब आप देखेंगे उसको तो लगेगा यार ये भी बोल पड़ेगा बिल्कुल, है ना? तो बिल्कुल लाइव, तो लाइव ओरिगैमी रचनाओं के लिए किसे जाना जाता था? 4 महान व्यक्तियों के विकल्प आप सभी के स्क्रीन पर है। पहला है अकीरा इशिजावा, बी ऑप्शन है सातोशी कोमिया, सी ऑप्शन है जाहा हदीद और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातोशी कोमिया को अपने जीवंत ओरिगैमी रचनाओं के लिए जाना जाता है। जबकि यहीं पर हम बात करें अकीरा इशिजावा की, तो अकीरा इशिजावा को क्या कहते हैं? ओरिगैमी का ग्रैंड मास्टर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज नोन एज ग्रैंड मास्टर ऑफ ओरिगैमी, ओरिगैमी के ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे जाना जाता है? तब आप लोग बताएंगे अकीरा इशिजावा को। जबकि यहां पे जीवंत रचनाओं के लिए पूछा जाए, लाइव स्ट्रक्चर्स के लिए पूछा जाए, तो आपको बताना है सातोशी कोमिया जी। सातोशी कोमिया जी क्या थे? जीवंत रचनाओं के लिए जाने जाते थे। अब चलिए बताइए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। यहां पे पूछा गया आपसे, सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, जितने कुकुर बिलार कुत्ते हैं सब क्या है? स्तनधारी हैं। अब यहां पे आपसे पूछा गया सभी स्तनधारी के पास हृदय होता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 सेंटेंस बोला गया। पहला सेंटेंस बोला गया सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, जितना कुत्ते हैं जितना कुकुर हैं सब स्तनधारी हैं, मैमेलियन हैं। और दूसरा सेंटेंस कहा गया सभी स्तनधारी के पास हृदय होता है, सभी स्तनधारी के पास हृदय होता है, ये भी कह दिया गया। अब इसलिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? अब बताइए भैया, जब सभी कुत्ते स्तनधारी हैं और सारे स्तनधारियों के पास हृदय होता है, तो ऑप्शन ए है सभी कुत्तों के पास हृदय होता है, ऑप्शन बी है कुछ कुत्तों के पास हृदय होता है, ऑप्शन सी है कि हृदय वाले सभी जानवर कुत्ते हैं और सभी स्तनधारी क्या हैं? कुत्ते हैं। ना तो कुछ कुत्तों के पास हृदय है, ना हृदय वाले सभी जानवर कुत्ते हैं और ना सभी स्तनधारी कुत्ते, तो सभी कुत्तों के पास हृदय होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। यहां पे पूछा गया कुछ सेब हरे हैं, कुछ सेब हैं तो हरियर हैं, कोई भी हरी वस्तु खट्टी नहीं होती। पहला बात कहा इन्होंने कि कुछ सेब हैं वो क्या है? हरे हैं, ग्रीन है, सम एप्पल्स आर ग्रीन। और कहा गया कि कोई भी हरी वस्तु खट्टी नहीं होती है। ठीक है, अब बताइए इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए कि सभी सेब खट्टे हैं, कुछ सेब खट्टे नहीं है, कोई सेब हरा नहीं है, सभी हरी चीजें सेब है। तो आपको हम नीचे से समझाते ले चलते हैं। सभी हरी चीजें सेब है, तो आप बताइए पालक हरा है तो क्या सेब है? ठीक है, मिर्च हरी है तो क्या सेब है? नहीं सेब है। और यहाँ कहा गया है कि सभी हरी चीजें सेब है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो गया। सी विकल्प देखिए कोई सेब हरा नहीं है, तो यहां सेंटेंस में क्या करें? कुछ सेब हरे हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए कुछ सेब खट्टे नहीं है, तो यहां पर देखिए कुछ सेब हरे हैं और कोई भी हरी वस्तु खट्टी नहीं होती है, तो मतलब कुछ सेब खट्टे हो सकते हैं, है ना? हो सकते हैं कुछ सेब खट्टे। तो यहां पे देखिए सभी सेब खट्टे हैं। प्रश्न संख्या 24 का ध्यान दीजिएगा, तो सभी सेब खट्टे हैं ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ सेब हरा है और सभी हरी वस्तु खट्टी नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ सेब खट्टे नहीं है। मतलब कुछ सेब मार्केट में मीठे भी आते हैं, आपको पता होगा, है ना?
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां स्वर है? अब याद करिए वो दिन जब आप क्लास फर्स्ट में थे, याद करिए वो दिन जब आप क्लास यूकेजी में थे, तब आप पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से पढ़ाई करते थे। तब वहां पे आपको टीचर ने आपकी बताया था कि बेटा जो वर्णमाला है, जो इंग्लिश का अल्फाबेट है, उसमें 26 लेटर पाए गए। अब आपकी टीचर ने यह भी बताया कि बेटा इनमें 5 ओवेल होते हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ओवेल और कॉन्सोनेंट का फर्क आपको क्लास फर्स्ट में पता चला। अब जब आपको क्लास फर्स्ट में पता चला तो जो 5 ओवेल में पाए गए वो ए, ई, आई, ओ, यू यही पाए गए। और कॉन्सोनेंट में भैया इन सबको छोड़ दीजिए, लात मार के भगा दीजिए, तो जो बचते हैं वो 21 क्या बचते हैं, कॉन्सोनेंट बचते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। अब प्रश्न में क्या पूछा कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां स्वर है? अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि ABCDE पढ़ेंगे, बस ये बी ऑप्शन क्या करेंगे, टिक कर देंगे, लेकिन गलत है। ये तो 5वां हो ही नहीं सकता। 5वां पूछा गया है, तो आप लिखिए ए, ई, आई, ओ, यू। अब गिनिए 1 2 3 4 5, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्वर पूछा है, इसलिए यहां पे हमको कॉन्सोनेंट कंसीडर नहीं करना है, माने बी, सी, डी इन सबको लात मार के भगा देना है। तो राइट आंसर विकल्प संख्या सी, यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन जी आपके लिए बैठे हैं, वहां पर कमेंट करिए। सबके कमेंट का रिप्लाई हम देने का पूरा प्रयास करते हैं, बल्कि देते भी हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।